औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, जो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा नाइन्थ के लिए, वो रहेगा व्हेन पास्चर्स ड्राई। हमने पैस्टोरलिज्म इंडिया का देखा, हमने पैस्टोरलिज्म अफ्रीका का देखा, फिर कॉलोनियल रूल ने अफ्रीका में किस तरह से इन पर इफ़ेक्ट किया और इंडिया में किस तरह से इन पर इफ़ेक्ट हुआ, वो सारा जो है हमने पढ़ा। और फिर हमने देखे कि ग्रेजिंग ग्राउंड्स जो हैं वो कहाँ चले गए, ग्रेजिंग ग्राउंड्स पे किस तरह से रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगी, वो भी हमने देखा। और साथ ही साथ में फिर हमने जब बॉर्डर्स क्लोज़ हुए, तब बॉर्डर्स आर क्लोज्ड, उस तरह से जब कंट्रीज़ जो अलग अलग पावर्स की कॉलोनीज़ बनी, उन्होंने जिस तरह से इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ वगैरह बनाई, किस तरह से उन्होंने उनका जो असर पड़ा वो पैस्टोरलिज्म पे पड़ा। तो जो सिमिलरली जो आज का हमारा टॉपिक है वह है व्हेन पास्चर्स ड्राई, जब पास्चर्स खुश्क हो गई तो क्या हुआ। तो इसमें हम ये देखेंगे दैट कि ड्रॉट इफेक्टेड द लाइफ ऑफ पैस्टोरलिस्ट्स एवरीवेयर। जब सूखा पड़ गया तो इसने पैस्टोरलिस्ट्स की ज़िंदगियों को हर एतबार से और हर तरह से इफ़ेक्ट किया, उनकी ज़िंदगियों को। व्हेन रेन्स फेल एंड पास्चर्स आर ड्राई, जब बारिशें नहीं हुई तो जो पास्चर्स हैं वो को क्या हो गया, वो खुश्क हो गई। कैटल्स आर लाइकली टू स्टार्व अनलेस दे कैन बी मूव टू एरियाज वेयर फ्रूट इज़ अवेलेबल। जो मवेशी हैं वो भुखमरी का शिकार होने लगे, वो मरने लगे, जब तक उन्हें दूसरी जगहों पर ले जाया गया जहाँ पर उन्हें जो अवेलेबल जो ग्रीन ग्रास थी वो उन्हें मिलती। दैट इज़ वाई ट्रेडिशनली पैस्टोरलिस्ट्स आर नोमैडिक। तभी जब हम पुराने ज़माने में देखते हैं जो पैस्टोरलिस्ट हैं वो नोमैडिक है। नोमैडिक का मतलब है जो सेटल लाइफ नहीं गुजारते, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, घूमते रहते हैं। दे मूव फ्राम प्लेस टू प्लेस, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दिस नोमैडिज्म अलाउज देम टू सर्वाइव बैड टाइम्स एंड अवॉइड क्राइसिस। तो ये जो उनका नोमैडिक नेचर है, यानी घूमना एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, ये इन्हें मदद करता है सरवाइव करने में। जो बुरे हालात होते हैं उन बुरे हालातों में उनको सरवाइव करने में वो उनकी मदद करता है। बट फ्रॉम द कॉलोनियल पीरियड द मासीज वेयर बाउंड डाउन टू ए फिक्सड एरिया। लेकिन जब कॉलोनियल पीरियड था, जो अफ्रीकन मासीज थे, वो ट्राइबल ग्रुप है, वो पैस्टोरलिस्ट है, इन्हें बंधक बना दिया गया था कि एक फिक्सड एरिया में, वहाँ से बाहर जाने यानी कि इनको इजाज़त नहीं थी। तो एक एरिया जो है इनके लिए कन्फाइन किया गया था, जिसे रिज़र्व किया गया था इनके लिए। एंड प्रोहिबिटेड फ्रॉम मूविंग इन सर्च ऑफ पास्चर्स। इन्हें इस चीज़ की इजाज़त भी नहीं थी कि वो ये पास्चर्स के सर्च में एक जगह से दूसरी जगह जाते। ठीक है बच्चे। तो फिर क्या होता है कि दे बट फ्रॉम द कॉलोनियल पीरियड, हाँ, तो ये हमने पढ़ा कि जब इन्हें रोक लगाई गई, इनको कन्फाइन किया गया, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने नहीं दिया गया दूसरी जो पास्चर्स हैं उनकी तलाश में, तो दे वर कट ऑफ फ्राम द बेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स। जो बहुत अच्छी अच्छी जगह थी, जहाँ पर बहुत अच्छी घास थी, जहाँ पर ये अपने मवेशियों को बहुत अच्छे से खिला पिला सकते थे, वहाँ पर जाने की इनको इजाज़त नहीं थी। दे वर फोर्स्ड टू लिव विद इन ए सेमी एरिड ट्रैक्टिक प्रोन टू फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स। एक ऐसी जगह पर बंधक, ये समझिए कि इन्हें बंधक बना दिया गया था जहाँ पर वो बारिश के रहमो करम पे रहते थे। बारिश होती थी तो घास उगती थी, अगर बारिश नहीं होती तो घास नहीं उगती थी। तो इस तरह से ड्रॉट्स आते थे और इस तरह से इनके मवेशियों को बहुत ही भुखमरी का सामना करना पड़ता था। ठीक है। सिंस दे कुड नॉट शिफ्ट देयर कैटल टू प्लेस वेयर पास्चर्स आर अवेलेबल, ये बेचारे अपने कैटल्स को, अपने मवेशियों को उस जगह भी नहीं ले जा सकते थे जहाँ पर घास अवेलेबल थी, जहाँ पर अच्छे पास्चर्स थे। लार्ज नंबर ऑफ मासी कैटल्स डाइड ऑफ स्टार्वेशन एंड डिजीज इन द ईयर ऑफ ड्रॉट। जब कहत जिस साल में आया तो उस साल में बहुत सारे मवेशी जो हैं इन मासीज के वो मर गए,
तो एक इंक्वायरी रिपोर्ट 1930 में आई थी कि उसमें दिखाया गया था जो केनिया के मासीज हैं उनके पास 7,20,000 मवेशी थे, 8,20,000 उनके पास शीप थे, 1,71,000 जो है उनके पास डंकीज थे। लेकिन इन जस्ट 2 years ऑफ सर्व ड्रॉट, सिर्फ 2 साल के इस कहत में जो 1933 में रहा और 1934 में रहा, ओवर हाफ ऑफ द कैटलर्स इन द मासी रिजर्व डाइज। यहाँ की जो आधे जो आबादी इन मवेशियों की थी वो मर गई। मैं इसका बताऊँ, जैसे हमने देखा कि 1930 की जो रिपोर्ट थी उसमें जो केनिया में जो मासीज थे उनके पास 7,20,000 मवेशी थे। 2 साल में इसका हाफ जो है वो मर गया। 8,20,000 इनके पास शीप थे, इसका हाफ मर गया। आप डिवाइडेड बाई 2 करके देख लीजिए। और 1,71,000 जो इनके पास डंकीज थे उसका जो हाफ है वो मर गया कब, 1933 और 1934 में। अब बच्चों, आज मेरी तबीयत खुद ठीक नहीं है, मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे फीवर है, ज़ुकाम वगैरह है। अब मैं थोड़ा लो टोन में पढ़ाता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, आपको समझ आता होगा। एज द एरिया ऑफ ग्रेजिंग लैंड श्रिंक, the adverse effect of the drought increased in intensity. The frequent bad years led to a steady decline of the animal stock of the pastoralists. अब मसला ये हो गया कि ग्रेजिंग ग्राउंड्स जब श्रिंक हो गए, छोटे पड़ गए, तो इसका जो इफ़ेक्ट था वो ये था कि ड्रॉट्स इंक्रीज़ हो गए। ड्रॉट्स जब इंक्रीज़ हो गए यानी कहत साली ज़्यादा हो गई, तो आगे और भी कुछ हम बैड ईयर्स इन्होंने देखे। कुछ साल थे जो बहुत बैड निकले, जिनमें स्टारवेशन हुई, बाकी चीज़ें हुई हैं। इस तरह से इनकी जो लाइफ स्टॉक है, एनिमल स्टॉक जो है, उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। तो पैस्टोरलिस्ट आप यूँ समझिए कि एक तरह से ख़त्म हो गए। ठीक है बेटा। तो अब एक चीज़ था, जब इफ़ेक्ट्स पड़ा, लेकिन इसमें एक क्या हुआ, इसमें नॉट ऑल वेर इक्वली इफेक्टेड। सब को एक तरह का नुकसान नहीं उठाना पड़ा। किसी ने एक तरह का नुकसान उठाया तो किसी ने दूसरे तरह का। कोई ऐसा था जो किसी हद तक, किसी टाइम तक सरवाइव करता गया। तो तभी जो है कि नॉट ऑल वेर इक्वली इफेक्टेड, सारे जो है एक साथ में इफेक्ट नहीं हुए थे। तो मासी लैंड जो थी, एज फेयर इन अफ्रीका, नॉट ऑल pastoralists were equally affected by the change in the colonial period. कॉलोनियल पीरियड में जो चेंज की गई उसमें जो है एक साथ सबकी ज़िंदगियों पे असर नहीं पड़ा। तो क्या हुआ फिर, प्री कॉलोनियल टाइम्स में क्या हुआ, मासी सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 2 सोशल कैटेगरीज। मासी सोसाइटी जो है वो कॉलोनियल रूल से पहले क्या था, इसके 2 तबके थे, इनके 2 ट्राइब्स थे। एक था एल्डर्स, एक था वॉरियर्स। एक कैटेगरी का जो नाम है वो एल्डर्स था और एक कैटेगरी का नाम जो है वो वॉरियर्स था। द एल्डर फॉर्मड द रूलिंग ग्रुप एंड मेट इन पीरियोडिक काउंसिल टू डिसाइड ऑन द अफेयर्स ऑफ द कम्युनिटी एंड सेटल डिस्प्यूट्स। जो एल्डर्स थे, जो बड़े थे, ये लोग कम्युनिटी इश्यूज जो हैं या डिस्प्यूट्स हैं, इन सब को देखते थे। ये लोग क्या करते थे, आप यूँ समझिए ये प्रधान टाइप के लोग थे। हाँ, ये बड़े थे, इन्हें जिम्मेदारियाँ थी, ये मसले हल करते थे, मसले सुलझाते थे, इस तरह के ये लोग काम करते थे। ठीक है बच्चे। और जो वॉरियर्स थे, द वॉरियर्स कंसिडर्ड ऑफ यंगर पीपल, वॉरियर्स में इनके यंग पीपल थे, एल्डर्स में इनके बूढ़े बुजुर्ग लोग थे। तो वॉरियर्स में इनके क्या थे बच्चे, इनके जो जवान थे, जो लड़ सकते थे, तभी उनका नाम वॉरियर्स रखा गया था। ठीक है बेटा। तो वॉरियर्स जो थे, यानी ये लड़ सकते थे क्योंकि ये जवान लोग थे, और जो एल्डर्स थे वो बूढ़े लोग थे लेकिन दाना थे, वो डिस्प्यूट सेटल करते थे, वो बाकी मसले देखते थे। आप यूँ समझिए कि वो प्रधान टाइप लोग थे। तो अब ये जो वॉरियर्स थे, ये लोग रिस्पॉन्सिबल थे किस चीज़ के, इन्हें प्रोटेक्शन के लिए रखा गया था। प्रोटेक्शन का मतलब है ये अपने ग्रुप्स की हिफाजत करते थे। तो जब ये लोग हिफाजत करते थे तो इसके साथ साथ क्या होता था, दे
डिफेंड द कम्युनिटी एंड ऑर्गेनाइज कैटल रेड्स। ये अपनी कम्युनिटी का डिफेंड करते थे, कैटल रेड्स को ऑर्गेनाइज करते थे। रेडिंग वाज इम्पॉर्टेंट इन द सोसाइटी वेयर कैटल वाज वेल्थ। वहाँ पर जो कैटल रेड्स जो थी ये बहुत इंपॉर्टेंट था एक सोसाइटी के लिए, क्योंकि उनके पास जो उनकी जो टोटल जो दौलत थी वो सिर्फ कैटल से ही थे, मवेशी ही थे। जैसे आजकल के लोगों के पास बैंक बैलेंस है, उनके पास बंगले हैं, गाड़ियाँ हैं, सोना है, अशरफियाँ हैं, दौलत है, लेकिन उस वक्त जो सबसे बड़ी दौलत थी वो कैटल्स माने जाते थे। तो जो कारोबार होता था वो एक्सचेंज होता था। कहीं पर आप ट्राइबल्स जो है वो कैटल्स देते थे और बदले में वो ज़मींदारों से फूड ग्रेन्स वगैरह लेते थे। तब पैसा नहीं था, तब कोई फिज़िकल शेप पैसे की नहीं थी। जो जो भी ट्रांजैक्शन या जो भी लेन देन होता था वो इसी तरह से होता था। ये मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है। इट इज़ थ्रू रेड्स दैट द पावर्स ऑफ डिफरेंट पेस्टोरल ग्रुप्स वाज असर्टेड। जब ये लोग एक दूसरे पे रेड करते थे तो इस तरह से बाकी जो कमज़ोर कमज़ोर थे उन पे वो अपना पावर जमाते थे, उन्हें अपने ट्राइब में उन्हें शामिल करते थे। यंग मैन केम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज मेंबर्स ऑफ द वॉरियर क्लास। जो जवान लोग थे वो वॉरियर क्लास के वॉरियर्स माने जाते थे, लड़ाकू माने जाते थे, हिम्मत वाले बहादुर लोग माने जाते थे। तो they provide their manless by raiding the cattle of other pastoralist groups and participating in wars। वो दूसरे pastoralists के साथ रेड करते थे, वार करते थे, जंग वगैरह करते थे, जो कि वॉरियर्स थे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे क्या है, तो एडमिनिस्टर द अफेयर्स ऑफ द मासीज। मासीज के मामलात कौन देखता था? द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड ए सीरीज ऑफ मेजर्स दैट हैड इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन। ब्रिटिशर्स ने कुछ मेजर्स उठाए, कुछ स्टेप्स उठाए इनके जो है मासीज के एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को देखने के लिए, इनको एडमिनिस्टर करने के लिए उन्होंने क्या किया? दे अपॉइंटेड चीफ्स ऑफ डिफरेंट सब ग्रुप्स ऑफ मासीज। मासीज में उन्होंने कुछ लोगों को चीफ बनाया, हेड बनाया, हु वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द अफेयर ऑफ द ट्राइब। जो ट्राइब्स के मामला हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते थे। द ब्रिटिश इम्पोज वेरियस रिस्ट्रिक्शंस ऑन रेडिंग एंड वारफेयर। ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे जंग करने के लिए, जंग पे और रेड जो करते थे इस पे उन्हें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे मासी ग्रुप्स पे। मासी ग्रुप्स के कुछ लीडर्स बनाए थे जो ये सब चीज़ें देखते थे, जो इनको एडमिनिस्टर करते थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन इनकी चलाते थे। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंटली द ट्रेडिशनल अथॉरिटी ऑफ बोथ एल्डर्स एंड वॉरियर्स वाज एडवर्सली अफेक्टेड। इस तरह से जो दोनों तबके जो हैं, जिसमें एल्डर्स हैं, जिसमें वॉरियर्स हैं, तो उनका जो है उनकी अथॉरिटी जो है उसे इफ़ेक्ट पड़ा। यानी वो एल्डर्स अब फैसले नहीं ले सकते थे, मसले नहीं सुलझा सकते थे, और वॉरियर्स जो है वो अब जंग नहीं कर सकते थे, रेड्स नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से ये मामला चले जब कॉलोनियल रूल आया। ठीक है बच्चे, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो चीफ्स जो अपॉइंट किए थे कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, वो लोग क्या करते थे? दे एक्यूमुलेटेड वेल्थ ओवर टाइम, और साथ साथ दे हैड ए रेगुलर इनकम विद विच दे कुड बाय एनिमल्स, गुड्स एंड लैंड्स। उनके पास जो एनिमल जो उनकी इनकम थी वो रेगुलर थी, क्योंकि रेगुलर इनकम में क्या होता था, ये लोग उस इनकम से चीज़ें और ज़मीन और एनिमल्स वगैरह ख़रीदते थे। दे लैंड मनी टू पुअर नेबर्स हु नीडेड कैश टू पे टैक्सेस। वो लोगों को रिहाइश देते थे और फिर अच्छा वसूल करते थे उनसे, पैसा टैक्स वगैरह लेते थे उनसे। मैनी ऑफ देम बिगेन लिविंग इन टाउन्स। बहुत सारे जो है उनमें वो कस्बों में रहने लगे, टाउन्स में रहने लगे, एंड बिकेम इन्वॉल्व इन ट्रेड। और वो अब ट्रेड करने लगे, तिजारत करने लगे। देयर वाइव्स एंड चिल्ड्रन स्टे बैक इन द विलेज टू लुक आफ्टर द एनिमल्स। उनकी जो बीवियाँ थी और बच्चे थे वो लोग गाँव में रहे, वो मवेशियों की देखभाल करते थे, और जो घर के बड़े थे वो लोग टाउन्स में आए और वहाँ पर वो लोग अपनी ट्रेडिंग करते थे। द चीफ मैनेजर्स टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ वार एंड ड्रॉट। जो उनके चीफ मैनेजर थे वो जंग और ड्रॉट्स जो हैं इनसे निपटने के लिए इजाला ढूंढते थे। दे हैड बोथ पेस्टोरल एंड नॉन पेस्टोरल इनकम। उनके पास पेस्टोरल इनकम यानी पेस्टोरलिस्ट की इनकम भी आती थी, और नॉन पेस्टोरलिस्ट जो थी उनकी भी इनकम आती थी।
एंड वो लोग भी आप एनिमल्स बाय कर सकते थे, स्टॉक रख सकते थे क्योंकि उनके पास पैसा काफ़ी था. बट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द पुअर पैस्टोरलिस्ट हु डिपेंडेड ओनली ऑन दियर लाइफ स्टॉक वॉज डिफरेंट. लेकिन जो लोग सिर्फ पैस्टोरलिस्ट जो इसी पे जो डिपेंड करते थे लाइफ स्टॉक पे, उनकी ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा मुतासर हुई क्योंकि वो और कोई ट्रेड वगैरह नहीं करते थे. तो उनके साथ क्या हुआ, उनके पास दे डिड नॉट हैव द रिसोर्सेज टू ट्राई ओवर बैड टाइड ओवर बैड टाइम्स. जब उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो अपने मुश्किल हालात में जो है वो ये सरवाइव कर सकते. ठीक है. तो दे लॉस्ट नियरली एवरीथिंग. इस फेमाइन में जब फेमाइंस हुए, जब ड्रॉट्स हुए, जब जंगें हुई, उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया. दे हैड टू गो लुकिंग फॉर वर्क इन टाउन्स. अब वो लोग गाँवों में मजदूरी करने के लिए गए क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया. Some eked out a living as charcoal burners, others did odd jobs. They lucky could get more regular work in roads or building construction. अब वो लोग और जॉब्स करने लगे, लेबर करने लगे, रोड कंस्ट्रक्शन करने लगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने, एज ए लेबर काम करने लगे. तो इस तरह से जो सोशल चेंज है मासी सोसाइटी के ऑकर्ड टू एट टू लेवल्स, दो लेवलों तक पहुंच गई. जो पहला था दैट वाज ट्रेडिशनल डिफरेंट बेस्ड ऑन एज बिटवीन द एल्डर्स एंड वॉरियर्स, जो हमने डिस्कस किया किस तरह से इनके जो ट्रेडिशनल डिफरेंसेस थे, जैसे एल्डर्स थे या वॉरियर्स थे. और दूसरा जो था दैट वाज डिस्टिंक्शन बिटवीन द वेल्दी एंड पुअर. दूसरा जो था वो अमीरी गरीबी का फ़र्क आ गया है लोगों में. अब ये लोग जो है बैडली इससे इफ़ेक्ट हो गए. तो हम ये कह सकते हैं जो कंक्लूजन में हम लोग ये कह सकते हैं दैट द कम्युनिटीज़ इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर इफेक्टेड ए वेराइटी ऑफ डिफरेंट वेज बाय चेंजिंग द मॉडर्न वर्ल्ड. तो मॉडर्न वर्ल्ड में जो चेंज हुई बहुत तरह से हुई. पैस्टोरल लाइफ जो है बहुत ड्रामेटिकली चेंज हो गई. कुछ नए लॉज बने, नए बॉर्डर्स जो बने उन्होंने भी इनको इफ़ेक्ट किया, नए कानून ने इनको इफ़ेक्ट किया. जो कानून हमने पढ़ी, रिस्ट्रिक्शंस जो इनकी मोबिलिटी पे लगे, इधर उधर ये जा नहीं सकते थे, तो इनके लिए बड़ा ही डिफ़िकल्ट था पास्चर्स को ढूंढना. तो इस तरह से जैसे ग्रेजिंग लैंड्स डिसअपियर हो गए या प्रॉब्लम्स उनने जो बाकी फेस की. जब टाइम्स ऑफ ड्रॉट था, जब कहत सारी का टाइम आया, वो बहुत सारे क्राइसिस में पड़ गए. बहुत सारे कैटल जो है लार्ज नंबर में मर गए. इस तरह से जो उनकी ज़िंदगी है वो बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट हुई. तो इस तरह से जो है ये हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हुआ. ऑलमोस्ट हमारी हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो गई. अब हमें सिर्फ एक लेसन इसमें है, तो कल इसके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो हम लिख कर डाल देंगे इंशाल्लाह. तब तक के लिए आप अपने घरों में रहिए, खुश रहिए, और मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहेगी. इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.